आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टाइमलाइन सेट कर दी थी बिल के ऊपर असेंट देने के रिगार्डिंग। अब जब ये जजमेंट आई थी इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट भला आर्टिकल 182 ऐसे यूज नहीं कर सकता है, ये तो जुडिशियल ओवर रीच है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी कहा था कि आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो गया, क्योंकि आर्टिकल 142 के अंदर ही जो उनको पावर दी गई उसको यूटिलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करी कि उन्होंने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टाइमलाइन सेट कर दी। अब देखो ये तो हो गई एक बात। अब क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ना कुछ क्वेश्चंस रेफर करे आर्टिकल 143 क्लॉज 1 में उनको जो पावर दी गई है उसको यूटिलाइज करते हुए 14 क्वेश्चंस उन्होंने फॉरवर्ड करे थे। 143 क्लॉज 1 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई फैक्ट अराइज होता है या अराइज हो सकता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो उस क्वेश्चंस को जो है रेफर कर सकती है ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है हियरिंग करने के बाद अपना ओपिनियन फॉरवर्ड कर देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इसी पावर को यूटिलाइज करते हुए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 14 क्वेश्चन जो है रेफर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 145 को इन्वॉल्व करता है। अब देखो आर्टिकल 145 क्या कहता है, वो बात करता है रूल्स ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर दी गई रूल बनाने की कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर चलते हैं उनसे डील करने के लिए। ठीक है, इसी का अगर हम क्लॉज 3 पढ़े तो वो क्लियरली ये कहता है कि जब कभी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए। वहीं अगर आर्टिकल 143 के अंदर कोई क्वेश्चन रेफर किया गया ओपिनियन के लिए तब भी मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए। अब मैं आपसे इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पहली बार नहीं हुआ है जब कभी भी प्रेसिडेंट के लिए इस तरीके से डायरेक्शन निकाली गई हो। एक आपको याद होगा एक सेकंड जजिस केस आया था 1993 में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें पहली बार कॉलेजियम सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था। जो कॉलेजियम सिस्टम आज हम फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वो हमारा इसी केस के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद फिर 1998 में थर्ड जजिस केस आया था जिसमें इस कॉलेजियम सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर दिया गया था और मजबूत कर दिया गया था। तो जो सेकंड जजिस केस आया था 1993 का, उसमें भी जो है इसी तरीके से डायरेक्शन से निकाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो कंकरेंस वो जो कंसल्टेशन की बात की गई है ना जजिस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वहां पे कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। और उन्होंने ये कह दिया था कि जो सीजीआई और जो कॉलेजियम में जो जजेस होंगे उनका जो ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन वहां पे कितने जजेस की बेंच बैठी थी, वहां पे 9 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने डिसीजन निकाला था। अब 145 क्या कहता है कि अगर कभी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो 145 क्लॉज 3 और इंटरप्रिटेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठाओ। और यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस से होगा, सीजीआई के कंकरेंस से होगा, और कॉलेजियम सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के बाद सीजीआई के साथ साथ जो और 2 जजेस जो बैठे हैं उनकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी। ये इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व करती थी, इसलिए वहां पे 9 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने ऐसा फैसला दिया था। अब जब बात आई आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन की, जहां पे एज फार एज पॉसिबल को तो एज सुन एज पॉसिबल को इंटरप्रिटेशन करते हुए टाइमलाइन सेट करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पे भी मिनिमम जो है 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए थी, जो कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जायज था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसी बात को नोटिस करा और आर्टिकल 143 में अपनी जो पावर है क्लॉज 1 में जो पावर दी गई उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करे, जिसमें से ये भी था कि जब आपने आर्टिकल 200 की ऐसी इंटरप्रिटेशन की तो क्या आपको नहीं लगता था कि वहां पे मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए थी। तो देखो यार, अब देखो आर्टिकल 143 में भी उन्होंने क्वेश्चन रेफर करा तो इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए, क्योंकि 2 सिचुएशंस में मिनिमम 5 जजेस की बेंच बताई गई है, जब आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्वेश्चन रेफर करते ओपिनियन के लिए, या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है। इन दोनों केसेस में कम से कम 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठनी चाहिए। अब पहले केस में तो नहीं बैठी, लेकिन अब 143 के अंदर क्वेश्चन रेफर करें तो डेफिनेटली जो है 5 जजेस की बेंच बैठेगी, और वो अगर फिर अपहेल्ड कर देती है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी तो फिर ये जजमेंट जो है आगे भी चलती रहेगी। खैर, इसमें जब आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मिलता है अगली वीडियो।